नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है। आज इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, सोचे कैसा मुल्क है ये चीन। एक बार में चार चार मुल्कों को एक साथ धमकी देने का मादा रखता है। ये देश है या क्या है? मैं सीधे चलूंगा यहां पर। आपको सबसे पहले आज इस शो को कुछ अलग अंदाज में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगला 1 घंटा आपका और मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है यहां पर। शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले प्ले ऑन करें यहां पर। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, चीन की 4 देशों को एक साथ धमकी। पहले भारत को धमकी देने की कोशिश की, बहुत खूब बना यहां पर। भारत को क्या कहा था कल चीन ने कि भारत ये समझ ले कि चाइना एक न्यूक्लियर कंट्री है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, ये यहां पर अमेरिका को धमकी दे दी। अमेरिका को क्या धमकी दे दी? साउथ चाइना सी में 2 मिसाइल दाग दिए और ऊपर से कह दिया कि अगर आपने वीचैट पे कार्रवाई की तो हम एप्पल को टाटा कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, इंडिया वैसे ही एप्पल आ रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यह धमकी दी। ताइवान को धमकी दे रहा है और ताइवान ने सीधे बोल दिया है हमारी फौजें तैयार हैं। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं कहां पर? नॉर्वे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेहद हैरान करने वाली बात। नॉर्वे जाकर साहब ने बोला है कि अगर हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को नोबेल प्राइज दिया तो हम आपसे अपना धंधा पानी बंद कर देंगे। यह मुल्क है या तमाशा? अगर एक इंसान को हर एक से दिक्कत है तो दिक्कत उस इंसान में, हर लोग में नहीं है। यहां पर यह समझने वाली बात है। सीधे चलूंगा, शुरुआत करने जा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। और चीन के सबसे बड़े धोखे से दुनिया भर में आलोचना के बाद बौखलाया चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने एक साथ दी कई देशों को धमकी। चीन के निशाने पर भारत समेत अमेरिका, ताइवान, नॉर्वे। ड्रैगन ने अमेरिका को सीधे दे डाली है युद्ध की धमकी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्विकली, ये कैसा मुल्क है यार? मनीष हमारे जो सहयोगी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी कवर करते हैं, पीएमओ भी कवर करते हैं। मनीष, ये क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए निशांत, यही चीन है और यही चीन की फितरत है। आप देखिए कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। इंडिया, अमेरिका, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया और फिर वियतनाम, ताइवान। मुझे लगता है कि काफी लंबी लिस्ट होगी। दरअसल चीन के साथ अभी दिक्कत यह है कि चीन की हालत कुल मिलाकर ऐसी है कि वो बीच में है और दुनिया के तमाम देश उसको कंट्रोल करने में लगे हैं और इससे बौखलाया चीन हर किसी पर गुर्राने की कोशिश। एक मिनट, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। यहां पर मैं सीधे चलूंगा। अतुल सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अभी अभी लौटे हैं। मैं सिर्फ अतुल सर को दिखाना चाहेंगे। हम यहां पर सभी मेहमान इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जनरल सिन्हा, वेलकम सर, स्वागत है आपका। आपका एनालिसिस का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। वेरी वेल ड्रेस्ड अप टुडे, वंस अगेन वेलकम सर। बट वी आर नॉट ट्विनिंग टुडे। बट और मेरे साथ हैं अशोक सज्जनार जो कि बहुत शानदार बोलते हैं, एक्सट्रीमली हम्बल बट वेरी स्ट्रेट। अतुल सर जो अभी अभी बीजिंग से कुछ दिन पहले लौटे हैं, एंड ट्रस्ट मी इनका एनालिसिस एकदम ग्राउंड का होता है। मनीष झा मेरे सहयोगी। सुमित जो कि लौटे हैं एलएसी से और फिर कब चले जाए मुझे पता नहीं, क्योंकि ये वो बंदा है जो सरहद पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और एक ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान में भी सरहद का आनंद ले रहा है, क्योंकि वहां पर हर घर के अंदर सरहद बन चुकी है। अगर मैं कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। वो है मेरे साथ कसवर, एक बहुत शानदार जर्नलिस्ट। शुरुआत कर रहा हूं मैं, मेरे साथ अतुल सर है। अतुल सर, ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्या मैं सीधे सीधे पूछूं, एक मुल्क इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि हर एक को धमकी दे? क्या ये कोरोना से डायवर्जन टैक्टिक्स है? जैसे जैसे कोरोना के मामले पूरी दुनिया में फिर से सेकेंड वेव आ रही है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि ये डाइवर्शन है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि डोमेस्टिक ऑडियंस चीन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी शी जिनपिंग और उनके साथ जो क्लिक जुड़ा है, हाँ, उसे लगता है कि अगर वो आक्रामक रवैया अपनाए और एक तरह से बोल्डली बोले अपने देश के बारे में, तो उसके लिए डोमेस्टिक और जो यंग पॉपुलेशन है चाइना की, वो उसके साथ ज़्यादा जुड़ेगी। तो डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर एक तरह से चल रही है, उसका भी बैक एंड फोर्थ। मैं अतुल सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अमेरिका ने जैसे, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, जितना हमने चीन के बारे में जाना है, आप तो चीन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम तो सिर्फ सेकेंड हैंड हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। वहां पे डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है किसी को। वो एब्सोल्यूट, अगर कहा जाए कम्युनिज्म में भी एकदम ऑटोक्रेसी है। तो ऐसे में क्या वो डोमेस्टिक ऑडियंस के बारे में सोच भी रहे हैं?
नहीं, वो आपका कहना ज़रूर है, सही है कि ये एक डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेसी चाहिए होती है, और चीन लेजिटिमेसी 2-3 तरह से करता है। एक कि इकोनॉमिक वेलबींग अपने लोगों की वो ठीक ठाक रखता है, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वैसे है, और दूसरी बात जो है ओपिनियन भी मैटर करती है, और तीसरी बात यह है कि फैक्शंस हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। शी जिनपिंग की एक फैक्शन है, तो उसको आगे अपने आप को दिखाना है, क्योंकि उसे काउंटर अगर नहीं करता तो उसके विपरीत जो लोग हैं, ली केचांग वगैरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी जो स्टैंडिंग कमेटी, जो उनकी 7 जनों की एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पोलिट ब्यूरो जो लीडरशिप है, उसके अंदर भी दूसरे फैक्शंस हैं। तो एक तरह से आप अगर प्रोएक्टिव अपने आप को शो करते हैं, तो एक तरह से आप उनको भी थोड़ा डाउन करते हैं जो आपके ओपोनेंट्स हैं। अब मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, के अंदर जो पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं सीधे लेके चलूंगा एलएसी पर चीन की बहुत बड़ी साजिश, बड़ी खबर। और लद्दाख में एलएसी पर चीन तैयार कर रहा है नई सड़क, लहसा और काशगर को एलएसी से जोड़ने वाली सड़क। इसी सड़क से की वजह से 1962 में हुआ था युद्ध। राष्ट्रीय राजमार्ग G219 को फिर से बनाने में जुटा चीन। सीधे चलेंगे सुमित के पास। सुमित, 1962 वाली हरकत एक बार फिर, हिस्ट्री रिपीट्स। देखिए, हिस्ट्री रिपीट और निशांत, ये सारी चीजें अपनी काशगर को अगर वो लगातार लिंक कर रहा है तो उसका मकसद अपने सीपैक को भी सिक्योर करना है। चीन की, कहा जाता है कि चीन की हर मूवमेंट या फिर हर एग्रेसिवनेस के पीछे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, और जब ये स्टैंड ऑफ की सिचुएशन पैदा हुई तब भी ये कहा गया कि चीन का मकसद था कि वो अपने सीपैक को सिक्योर करे, क्योंकि पीओके से जब ये नीचे तिब्बत रीजन के अंदर सीपैक की तरफ से रोड आएगा तो निश्चित तौर पर भारत का भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन को लेकर? यही वजह है कि चीन लगातार अपने, देखिए, भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भारत जितनी रीजन में, जितने इलाकों के अंदर चीन सड़कें बना रहा है वो पीओके में ना बना। आपको याद होगा कि पीओके को लेकर भारत ने पहले भी कहा था कि वो भारत का इलाका और चीन का वहां पर मौजूद होना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये वॉयलेशन है सभी एग्रीमेंट्स का। तो भारत की तरफ से एक बार फिर इस चीज को लेकर कड़ाई से देखा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चीन का डर इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ रहा है निशांत की भारत अपनी डेवलपमेंट खासतौर पर डीएसडीबी डेप्सांग इन तरफ किस तरह कर रहा है। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं सिन्हा साहब के पास आ रहा हूं। आइए वेरी क्विकली, यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहां पर प्ले ऑन करें। एलएसी पर वैकल्पिक नई सड़क का निर्माण, लद्दाख के उत्तर पूर्व में नई सड़क का निर्माण, ये यहां पर लासा और काशगर NH G219 में मिलेगी सड़क। G219 के बनने से एलएसी पर पहुंचने में आसानी, प्राकृतिक आपदा, अचानक हमले के समय फायदा होगा, हवाई खतरे के समय G219 का इस्तेमाल होगा। 1962, ये गौर करें, 1962 में G219 के निर्माण की वजह से शुरू हुआ था विवाद। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, अगर हो पाए तो ये ग्राफिक्स प्ले ऑन करें। जनरल सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक चीजें सामने आ रही हैं, ये कितना बड़ा थ्रेट है और ये किस ओर इंडिकेट कर रहा है? एक सड़क का ये जो निर्माण कर रहे हैं, 62 को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में ये डेवलप हो रहा है, और ये अभी नहीं, 2012 से उन्होंने शुरू किया था। तो आप बता रहे हैं G219 जी, 219 जो है ये बहुत, इसको जो वेस्टर्न हाईवे कहता है, जो आपको इलाके से आती है, जो अभी जो उसने शुरू किया है होटान से 2 लेटर लेके आ रहा है, 315 और 580 जी, ये होटान से आ रही है, और दोनों हाई एल्टीट्यूड एरिया 5200 और 5500 पास, 2 पासे हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक एक। सर, क्या आप ये कह रहे हैं, मैं एक आम इंसान के लिए, एक आम दर्शक के लिए बड़े सरल शब्दों में आपसे अगर जानूं, ये क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं और भारत को इससे डिसएडवांटेज होगा? जाहिर है, देखिए, मैं जो बताना जा रहा हूं वो 314 की बात कर रहा हूं जी। ससगाम वैली जिसको सीड किया था पाकिस्तान ने चाइना को जी, उससे अंडर टनलिंग करके 36 किलोमीटर का रोड वो कैराकोरम पास पे ले जा रहा है, जो हमारे चिपचॉप रिवर डीवीओ के नॉर्थ से आता है जी। जो चिपचॉप हमारी जो थ्रेट डेवलप होगी नॉर्थ से, अभी वो जो डेवलप करता है वो ईस्ट की तरफ से कर सकता है जी। यदि वो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से भी एक यदि प्रॉन्ग आती है, तो वो प्रॉन्ग के लिए ये जो मैं बता रहा हूं 314 G314 ससगाम काराकोरम 36 किलोमीटर का वो आधा बना चुका है इस दौरान।
और 18 किलोमीटर को उसको लिंक अप करना है। तो ये हमारे चिप चॉप ऊपर से नॉर्थ से सारे डीवीओ को ये थ्रेट करता है। देखिए, इसकी बात पुरजोर हमें उठानी चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन मैं अब आ रहा हूं अशोक सर के पास इससे कुछ ही क्षणों के अंदर। मनीष, आपकी एक खबर, अमेरिका में चीन का चोर रिसर्चर गिरफ्तार। बड़ी खबर, 34 साल का हाइजो ट्रेड सीक्रेट चुरा रहा था। चीन के हाइजो ने कंप्यूटर कोड कर लिया था हासिल। सूचनाएं हासिल करने के बाद यूएस से भाग रहा था। हाइजो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में रिसर्चर था हाइजो हू। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, ह्यूस्टन की, बल्कि यह कहा जाए टेक्सास की एम्बेसी बंद होने के बाद यह एक बहुत बड़ी खबर है, और यह कुछ कुछ उसी लाइंस पर है जिस लाइन से भारत ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ निशांत, और इस मामले में मामला थोड़ा और गंभीर है, खास करके तब जब वर्जीनिया एक ऐसी जगह है जहां पर यूएस के जितने भी स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं उसका वो कमांड सेंटर है। और ऐसी स्थिति में जब मिस्टर हू को आखिरी मौके पर अमेरिकन सिक्योरिटी ने अरेस्ट किया, और उसके बाद जो डिटेलिंग प्राप्त हुई है कि किस तरीके से ये जासूसी में वहां लगे थे, उसके बाद अमेरिकी प्रशासन और ज्यादा आप कहें तो यहाँ अलर्ट मोड में है। क्योंकि ह्यूस्टन में तो हम देखते थे कि वहां पर कमर्शियल जासूसी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित जासूसी बहुत ज्यादा थी। और इसको लेकर अब अमेरिकी प्रशासन बेहद सतर्क है। जैसा कि लगातार ये खबरें आती थी कि पीएलए से जुड़े लोग रिसर्च के नाम पर यूएस के तमाम यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं, उसी तरह से मिस्टर हू ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अपना एडमिशन लिया। ये बहुत शॉकिंग है। क्या ये एक नया दौर दिखाई दे रहा है? मैं सीधे चलूंगा एक क्विक रिएक्शन अशोक सर से। अशोक सर, हमें इस बात का अंदाजा था कि कोल्ड वॉर चल रहा है, सबको पता है, चाइना और अमेरिका में। लेकिन ये जो एस्पिनोज जो चल रहा है सर, जो ये सीक्रेट तरीके से एक दूसरे की जासूसी चल रही है और इसको एक्सपोज किया जा रहा है, ये भारत के लिए भी कितना बड़ा आई ओपनर है? देखिए, बहुत बड़ा आई ओपनर है। मैं ये कहूंगा जो ये सब जो है पहले भी चलता रहा है, ऐसी बात नहीं है जो अभी शुरुआत हुई है। एब्सोल्युटली। ट्रेड सीक्रेट लेना और टेक्नोलॉजी को वहां से चुराना, ये चीन बहुत पहले से करता रहा है। चाहे अब वहां पर स्टूडेंट्स भेज दे, या अपने रिसर्च स्कॉलर भेज दे, या एकेडमिक्स भेज दे, या उनको कल्चरल एक्टिविस्ट कन्फ्यूशियस सेंटर्स के हालात से भेज दे, तो वहां पर पूरे वेस्ट में ये बहुत कुछ करता रहा है। परंतु देखिए, डेमोक्रेसीज जो होती हैं निशांत जी, बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी पोरस होती हैं। वो विश्वास करती हैं जो आदमी यहाँ पर आया है हमारे यहाँ, उसी काम के लिए आया है जिसका उसने लिखा है जी। तो उनके ऊपर इतनी ज्यादा निगरानी नहीं होती। पर निगरानी अब शुरू हुई है क्योंकि अमेरिका को मालूम चलने लगा है जो उनके यहाँ से कितने सारे, न केवल उनके यहाँ से परंतु जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बहुत जगह से। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि नाउ द एटीट्यूड इज ऑफ जीरो टॉलरेंस, मतलब अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बिकॉज अब चीन की कोई भी न्यूसेंस वैल्यू कहीं से भी, कोई भी जो है ऐसा नहीं है एरिया जिसको लीक होने दिया जाएगा। देखिए, एक तो है जीरो टॉलरेंस, दूसरा है जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे। हम हर उनके शख्स की हम उसकी जांच करेंगे। हम हर शख्स को देखेंगे जो वो क्या काम कर रहा है। हम ये नहीं बिलीव करेंगे जो आप जिसके लिए आपने कहा है आप वो काम कर रहे हो, हम ये समझते हैं। नहीं, सबकी तहकीकात की जाएगी। एब्सोल्युटली, बड़े एब्सोल्युटली। वो जो मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट चीन को लेकर पूरी दुनिया में अब बहुत हो गया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन चीन ने मिसाइलें दागकर साउथ चाइना सी में बढ़ाई गतिविधि। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के मिसाइल परीक्षण, सैन्य अभ्यास से यूएस अलर्ट। चीन की नई मिसाइलों के निशाने पर यूएस विमान वाहक। साउथ चाइना सी में बहुत जबरदस्त संकट के बादल। चीन ने के इस तरह की गतिविधियों से बढ़ रहा है तनाव, पेंटागन ने यह कहा है। चीन ने अमेरिका को दी थी सीधे युद्ध की भी धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर,
और यहां पर ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, मैं अपने सहयोगियों के पास आने के पहले आपको दिखाना चाहूंगा। बिग वॉल पर आइए, किस तरीके से देखिए, हमें चिंता इस बात की है कि साउथ चाइना सी हो या कहीं पर भी हो, क्या वहां पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, यह हम जानने की कोशिश करें। प्ले करें, यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखें, अमेरिका की वी चैट पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के लोग एप्पल कंपनी का बहिष्कार करेंगे। एक तरफ साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ ये। नेक्स्ट, प्ले ऑन करें। यूएस में सोशल मीडिया ऐप वी चैट को बंद करने की तेजी से मांग, हो सकता है जल्द बंद। चीन और की अमेरिका को धमकी, यह मैं आपको बता रहा हूं। फिर स्मार्टफोन बाजार में 8% हिस्सेदारी वी चैट चीन में, यह इस नाम से काम करता है। 1.2 बिलियन यूजर हैं। यहां पर चेंज करें। खैर, आप इसके अलावा यह इंपॉर्टेंट था, मैं आपको यह बता रहा हूं किस तरीके से साउथ चाइना सी, इन दोनों खबरों को दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा अपने मेहमानों के पास। दोनों खबरों को दिखाएं, ब्रेकिंग भी और ये वॉल भी। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मौजूद है यहां पर अतुल सर। अतुल सर, ये जो हो रहा है यूएस वर्सेस अमेरिका, क्या साउथ चाइना सी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? क्योंकि ट्रेड पर तो हम कई बार इनका बहस देख चुके हैं। इस बार साउथ चाइना सी बिल्कुल एक फोकल पॉइंट बन चुका है जी। अब ये जो मिसाइल्स जो दागी गई हैं, पहले तो इनकी नेचर है। एक है DF-26 मिसाइल, इसकी 4000 किलोमीटर की रेंज होती है। तो इसकी रेंज में आ जाता है गुआम, जो एक मेजर यूएस बेस है साउथ चाइना सी के लिए जी। और दूसरा जो है वो है DF-21B। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, इसको कैरियर किलर कहते हैं, क्योंकि यूएस का जो है वो जो सबसे ज़्यादा मजबूत जो प्रहार कर सकता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू है। तो चाइना से सिग्नल आया है दो तरफ, एक गुआम की तरफ और यूएस एयरक्राफ्ट के लिए जी। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर्स, जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, ये 11 तारीख को ऑलरेडी डिगोगाशा में डिप्लॉय कर दिए हैं। और ये जो बॉम्बर्स हैं, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स है, रडार इसमें पकड़ नहीं सकती। अतुल सर, कहीं भी मैं चाइना आपकी को अटैक बात कर को सकते हैं। थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं। जी हाँ। अतुल सर ने कहा कि यूएस के B-2 बॉम्बर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। 4 सितंबर तक मिलिट्री मिशन नाम से करेगा युद्ध अभ्यास। चीन युद्ध अभ्यास के बहाने ताइवान पर कर सकता है हमला, और ताइवान ने कहा है हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये ताइवान ने कहा है। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, एक तरफ साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ ताइवान। ये दोनों ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। इस वक्त ये बड़ी खबर, मैं यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। जनरल सिन्हा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रिगर पॉइंट साउथ चाइना हो जाता है, अगर ट्रिगर पॉइंट ताइवान हो जाता है, तो चीन LAC पर फोकस नहीं करेगा, या वो सारे फ्रंट एक साथ खोलने के मूड में है? देखिए, चाइना तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ईस्टर्न थिएटर, जो ईस्टर्न फ्लैंक है और वेस्टर्न फ्लैंक दोनों, मगर पूरे विश्व के लिए यह बहुत जरूरी होगा, भारत के लिए भी, कि हम उसके सारे फ्लैंक्स को एंगेज करें जी। और ये बहुत जरूरी है। यदि होता है जी, देखिए होने के चांसेस इसलिए हैं, यदि मेरा विश्वास ये है कि यूएस यदि ब्लिंक कर गया तो आने वाले समय में यूएस अपनी जो साख है, एक कहते हैं सुपर पावर की, वो शक्ति खो देगा। सर, मैं एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक चीज पूछने जा रहा हूं। मैं अभी आपने जो बात कही है यूएस वाली बात, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। अशोक सर, देखिए, टीवी स्टूडियोज में स्ट्रैटेजी अक्सर लोग बात नहीं करते, बट वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर चीन को हर तरफ से खींचा, तो क्या वो जो एक दुनिया का मिशन है कि चीन भी रूस की तरह टूट जाएगा, वो संभव नहीं दिखाई देता सर आपको? देखिए, मेरे विचार से चीन जो आज है 2020 में जी, और सोवियत यूनियन जो था 1990 और 91 में, उसमें बहुत अंतर है। ओके। तो इसीलिए, और एक दूसरी बात है, एक तो उसकी चाहे हम मिलिट्री स्ट्रेंथ करें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ करें, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ करें, उसके अलावा जो उसने गठबंधन किए हुए हैं, इससे नहीं कि वो देश उसके दोस्त हैं, परंतु या तो किसी प्रकार से लुभाकर या किसी डरा धमकाकर बहुत सारे ऐसे देश हैं। देखिए, साउथ चाइना से समझ गया मैं आपकी बात सर। वेल सेड सर। हाँ। बहुत देशों के विरुद्ध उसने काम किया है, परंतु कोई देश उसके विरुद्ध खड़े होकर कुछ कहने को नहीं। कितनी सही बात की है। अशोक सर की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अगर अशोक सर ये कहना चाह रहे हैं चीन ने पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला काम किया है,
और ऐसे में कई मुल्क उसके साथ हैं जो उसके पैसे के ऊपर निर्भर हैं, जो बेसिकली उसके ऋणी हो चुके हैं। लेकिन ताइवान की बात अलग है। ताइवान ने चीन को सीधे सीधे चुनौती दी है और यहां पर मैं आपको बिग वॉल पर दिखा रहा हूं। आइए जरा, यहां पर मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। और अगर चीन को हर तरफ से खींचा गया तो निश्चित तौर पर वो टूटेगा। यह खबर भारत के लिए भी बड़ा मायने रखती है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट के उत्तर में चीन 4 सितंबर तक करेगा युद्ध अभ्यास। ताइवान पर हमले की आशंका। यह एक देखिए, चीन का क्या है, चीन के आगे वाले हाथ में क्या है, दाएं हाथ में क्या है और बाएं में क्या है, किसी को पता नहीं लगता। इसीलिए यह जो छोटा सा मिसाइल दिख रहा है ना आपको, यह मिसाइल इनका सिग्नेचर है। यह इन साहब का मिसाइल इनका सिग्नेचर है, क्योंकि यह इनके पास हमेशा रहता है। ये शी जो है ये कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए बना है। बड़ा अच्छा लगा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ताइवान के पीछे अमेरिका है, इसलिए चीन कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन चीन परेशान करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये इंपॉर्टेंट आपके सामने है। ताइवान के अमेरिका के साथ बड़े सैन्य संबंधों और रक्षा सौदों से चीन ज्यादा परेशान है। ये ज्यादा इसको चिंता हो रही है कि कैसे संभव है ये। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ताइवान को अपना हिस्सा होने का चीन करता है दावा, बाहरी दखल का करता है विरोध, जो उसकी विस्तारवादी सोच है। लेकिन यह ताइवान आपने देखा, अमेरिका देखा, भारत को हमने आपको दिखाया। अब सोचें आप यूरोपियन कंट्री और एक पीस लविंग कंट्री में कहूंगा तो गलत नहीं है। पीस लविंग क्यों? क्योंकि वहां से नोबेल पीस प्राइज मिलता है। नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे सरकार को चीन की धमकी। शर्म करो चीन। आंदोलनकारियों को नोबेल देने के संबंध खत्म करने की धमकी। हांगकांग आंदोलनकारियों को नोबेल देने पर चीन लाल हुआ है। चीन ने हांगकांग को नोबेल दिए जाने के खिलाफ किया आगाह। चीन नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो चुका है। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास और इसके बाद मैं बहुत तेजी से पाकिस्तान की ओर रुख करने जा रहा हूं। मेरे सहयोगी मेरे साथ बैठे। मनीष, ये कैसा मुल्क है? नॉर्वे गए हैं, नॉर्वे में भी धमकी दे रहे हैं। मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो दे डोंट बॉदर, वहां पे जाके धमकी दे रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। जी हाँ, बिल्कुल निशांत। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्वे की पहचान ही है कि नॉर्वे का नाम आते ही ये दिमाग में आता है कि एक शांति प्रिय देश, और उसे भी चीन ये धमकी देता है, क्योंकि चीन को ये डर है कि अगर हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थक आंदोलन करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है तो एक बड़ी लेजिटिमेसी यहां पर मिलेगी और हांगकांग का आंदोलन और अधिक मजबूत होगा। और आप देखिए, हांगकांग को लेकर चीन कभी ब्रिटेन को धमकी देता है, हांगकांग को लेकर चीन दुनिया के तमाम मुल्कों को धमकी देता है। तो ये चीन दरअसल हांगकांग के मामले में, चाहे नॉर्वे हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इन सब को यहाँ पर धमकी देकर ये कहता है कि आप हांगकांग में हस्तक्षेप ना करें। ठीक वैसे ही जैसे ताइवान के मामले में अगर आप देखें कि एक तरफ ताइवान की प्रेसिडेंट लगातार F-16 जो फैसिलिटी सेंटर है वहां विजिट करती है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ताइवान को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ चीन इस मामले में भी इन मुल्कों को धमकी दे रहा है। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा। मैं अतुल सर, आप मुझे एक चीज समझाइए जरा। क्या ये जो एटीट्यूड है जिसको कहते हैं कि आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, ये मोहल्ले के गुंडे वाला जो एटीट्यूड है कि हम ही सब कुछ हैं और आप कुछ नहीं हैं, ये एटीट्यूड क्या दुनिया में सबको एंटेगनाइज नहीं कर रहा है चाइना? ये एक तरह से वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एटलीस्ट रीजन में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइना के खिलाफ जारी है। आप देखेंगे कि मिल्क टी अलायंस पैदा हुई है। एक तरह से पॉपुलर लेवल पे एंटी चाइना सेंटिमेंट जो ताइवान में है, जो थाईलैंड में है और फिलीपींस में भी आ रहा है। तो एक तरह से पॉपुलर लेवल पे सर ये प्लीज समझाइए, बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। मिल्क टी अलायंस क्या होता है सर? प्लीज गो हेड। लवली, मिल्क टी अलायंस बताइए क्या है ये सर? ये मिल्क टी अलायंस शुरू हुआ है क्योंकि ये सारे जो मुल्क हैं ये मिल्क टी पीते हैं, दूध वाली चाय बेसिकली। अच्छा, हाँ। तो इसलिए ये सिर्फ एक वर्ड किया गया है। ये शुरू हुआ हांगकांग से, उसके बाद गया ताइवान में,
ताइवान के बाद अब बड़ी तादाद में सिर्फ इंटरनेट पे नहीं लेकिन थाईलैंड में प्रोटेस्ट हुए हैं और जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। इसका फोकल पॉइंट मिल्क टी अलायंस का चाइना है जी। तो चाइना की जो नीति साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ चाइना सी कंट्रीज में हो रही है जी। तो एक पॉपुलर लेवल पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बिल्ड हो रही है। चाइना को सबसे बड़ा खतरा है कि ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट रीजनल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल पे ना जाए। मिल्क टी इसीलिए अलायंस, आपने वाओ, जो नॉर्वे की बात lovely। की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध की चाय पीने वाले अब अलायंस कर रहे हैं चीन के खिलाफ। ये देखिए मिल्क टी अलायंस, क्या वर्ड इस्तेमाल किया सर, थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए भी नॉलेज है और मेरे लिए भी ये काफी अच्छी जानकारी है अतुल सर, ब्रिलियंट इट इज एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू हियर सर। वाकई में हमारे भाग्य है, सौभाग्य है कि आप जैसे गेस्ट हमारे पास आते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंकियों का सफाया, पुलवामा में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सुमित स्टैंड बाय, पुलवामा एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया है। घाटी में 24 घंटे में 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शोपिया में कल मारे गए थे 4 आतंकी। सुमित, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप एलओसी के बाद एलएसी के बाद एलओसी भी गए थे, ये जो ऑपरेशन चल रहा है जिस तेजी से, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए ये लगातार इस वजह से चल रहा है क्योंकि आपको निशांत याद होगा करीबन 160 से के करीब आतंकी मार गिराए जा चुके हैं और निश्चित तौर पर ना सिर्फ ये पुलवामा हो या दूसरे शोपिया इलाका हो, ये वो इलाके हैं जो आतंकवाद का गढ़ रहे हैं काफी लंबे समय से। पिछली बार भी जो मैं आपको मैप से बता रहा था कि तराल जैसे इलाकों के अंदर जो हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता था, वहां अब आतंकवाद बिल्कुल धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और खासतौर पे ये 40% से ज्यादा कम रेडिकलाइज। सुमित, I'm sorry, आपका सिग्नल टूट गया। मैं अपने दर्शकों को तुरंत ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा और फिर कस्बर स्टैंड बाय पर रहिएगा। भाई आपके पाकिस्तान में जनरल साहब बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत पैसा कमा रहे हैं। एनीवे, यहां पर क्विकली प्ले अप करें। अगस्त महीने में कश्मीर में 17 आतंकी मारे गए। नंबर 1 ये है हमारा ऑपरेशन क्लीन अप। वहां पर नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये देखें किस तरीके से इस साल घाटी में अब तक 153 आतंकी ढेर। अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। चेंज इंपॉर्टेंट है और वो है कि 8 ऑपरेशन कमांडर मारे गए अगस्त में, सबसे ज्यादा 8 ऑपरेशन कमांडर। सोचें आप, चीन जितना अपने फौजियों में इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान अपने आतंकियों में इन्वेस्ट करता है। जनवरी से 3000 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन, ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एफएटीएफ के हंटर से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल। आतंकी हाफिज सईद के 3 गुर्गों पर कार्रवाई का दिखावा। हाफिज सईद के बहनोई और 2 साथियों को 16 साल की सजा। इमरान खान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट का डर है। कसवर भाई मुंह छूने के लिए सही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने कुछ लोगों को निराश बहुत कर रहा है जिनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है, और मैं आतंकियों की बात कर रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है निशांत। जिस तरह हम इनकी स्कैनिंग करते रहते हैं, इनका हम ऑपरेशन करते रहते हैं इमरान खान की पॉलिसी का काफी अरसे से, तो मैं आपको फिर वही एक बात कहूंगा जिस तरह हम पहले काफी दफा बता चुके हैं अपने स्वामीन को कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि आतंकियों के ऊपर या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करता है इमरान खान की गवर्नमेंट, तो उनके खिलाफ इन्होंने घेरा तंग किया है। और मैं इस्लामाबाद से देख रहा हूँ वाज़ेह तौर पे, जिस तरह आपने अभी बात की है हाफिज सईद साहब के जो जेयूडी के, हाफिज सईद साहब तो पहले ही अंदर है, जेयूडी के लोगों के इर्द गिर्द जो घेरा तंग हुआ है, उससे हमें लगता तो ये है कि शायद एफएटीएफ से बचने के लिए एक स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान को इस चीज का बहुत डर है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बड़ी तगदो कर रही है डर तो पाकिस्तान के लोगों को होना चाहिए। डर पाकिस्तान के लोगों को होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए। क्यों? मैं आपको कसवर माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। आइए जरा बिग बॉल पर यहां पर चलें, अपने दर्शकों को मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए प्ले अप करें किस तरीके से इमरान खान की सिट्टी पिट्टी गुम है। आइए यहां पर अक्टूबर में एफएटीएफ की बैठक आने वाली है। एफएटीएफ की बैठक अक्टूबर में जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पाक सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चेंज करें, क्योंकि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर एफएटीएफ पाक को प्रतिबंध कर देता है तो पाक की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इमरान खान ये कह रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंध के बाद पाक की स्थिति ईरान जैसी हो जाएगी, जिससे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कारोबार नहीं चाहता, और इमरान तो फिर भी बहुत कुछ पैसा कमा सकता है तेल के नाम पर। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया का तेल ही निकाल चुका है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें,
वो ये है कि पाक को 2 साल पहले ग्रे लिस्ट में डाला गया था और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए कहा गया था। ये एक चीज और हमारे सामने आई है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो, यहां पर जरा दिखाएं। पाक की जमीन पर भारत के दुश्मन, ये आप समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2008 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार, चेंज इंपॉर्टेंट, भारत ने ये सबूत दे रखे हैं। आतंकी संगठन जमात उद दावा, लश्कर तैयबा का चीफ। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, सब पाकिस्तान में है। सारे चोर, सारे आतंकी यहां पर पाकिस्तान में। लेकिन इस सब से इतर हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज जरा सामने लेकर आए मेरे, और वो जानकारी ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का खुलासा हुआ है। एलओसी, बीएसएफ ने एलओसी पर सुरंग का पता लगाया है जो 150 गज लंबी है और 20 से 25 फुट सुरंग की गहराई है। इस सुरंग के पास से बीएसएफ के जवानों को कुछ बोरियां मिली हैं जिस पर कराची पाकिस्तान लिखा हुआ है। बहुत क्विकली हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट इसमें तुरंत दिखाइए। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ सांबा सेक्टर में, जहाँ पे बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, टनल बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। अगर इस टनल की लंबाई की बात की जाए, तकरीबन 150 मीटर की जो ये पूरा स्ट्रेच है, ये बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इस टनल डिटेक्शन को लेकर लगातार जो बीएसएफ है उसने ऑपरेशन चलाया था। 7 ऐसी टनलें जो हैं वो बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई थी। उन्हीं में से एक टनल आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में पाले हुए आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए सीमा के इस पार टनल बना रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से ये कहना है कि हाल ही में ये टनल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी और इसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी रेंजर आतंकियों की मदद कर रहे थे। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो बैग है जो लगातार बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तानी मेड जो कि कराची में बनाए गए थे। पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। आपको बता दूं कि इसकी टनल की जो लंबाई है वो तकरीबन 150 मीटर है। आपको बता दूं कि ये जो टनल है 25 से 30 फुट जो है वो गहरी है और तस्वीरें खुद बयां कर रही है TV9 भारतवर्ष पे। और को बता दूं कि जो सीमेंट बैग यूज़ किए गए थे वो पाकिस्तान के कराची का लेबल जो है उस पर लगा हुआ है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। देखा आपने, ये है पाकिस्तान की करतूत। लेकिन पाकिस्तान में एक और जनरल की अकूत संपत्ति, बड़ी खबर, और उसका खुलासा हुआ है। जनरल असीम का 4 देशों में खरबों की संपत्ति का खुलासा। 99 कंपनियों और 133 रेस्टोरेंट के मालिक हैं। 99 कंपनी और 133 रेस्टोरेंट। बताइए, वो बेचारे नवाज शरीफ को ढूंढ रहे हैं। खैर, जनरल रहते हुए कंपनी बनाने पर खर्च किए 382 करोड़। पाकिस्तान की वेबसाइट फैक्ट फोकस ने किया बड़ा खुलासा। सीधे हम चलेंगे यहां पर बिग वॉल पर, जरा इनको दिखाना चाहेंगे कि ये जनरल साहब क्या क्या पैसे कमा चुके हैं। आइए जरा चलें यहां पर और ये देखें आप, इधर मुझे मतलब हैरानी हो रही है। पाकिस्तान के जनरल हैं, आइए देखें। पाक सेना से रिटायरमेंट के बाद सीपेक के चेयरमैन बने असीम सलीम बाजवा की अकूत संपत्ति का खुलासा। अब यहां पर देखिए, इनकी तस्वीर दिखाइए। अब मुझे सीपेक से एक चीज याद आ रही है। किस तरीके से, आपको याद होगा कि केपी ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, उनको लेकर TV9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई थी कि उनके विदेशों में अकाउंट में चीन ने पैसा डाला है। ये देखें, सीपेक और चीन और पाकिस्तान। खैर, इधर आ जाइए, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वो ये है, जनरल असीम बाजवा ने 4 देशों में 99 कंपनियां, 133 रेस्टोरेंट बनाकर भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बनाया। ये भाई साहब पाकिस्तान के जनरल हैं या पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? इमरान खान परेशान है कि गधे बेचने पड़ रहे हैं उनको, इनके पास खुद इतने पैसे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असीम बाजवा इमरान के बेहद खास। ओहो, यहां पे सब गड़बड़ हो गई। चीन के साथ पाक के आर्थिक रिश्ते बनाने में अहम भूमिका। ये लीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है। नेक्स्ट, अब इसके आगे बढ़ेंगे। सेना में आने से पहले बाजवा एक पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। अब पिज्जा कंपनी का डिलीवरी बॉय फौज में जनरल बन गया। बड़ी अच्छी स्टोरी है, लेकिन अल्टीमेटली तो चला गया ना पिज्जा बेचने। खैर चलिए, कोई बात नहीं। इतिहास मतलब अपने रूट से नहीं दूर गए, सीधे चलूंगा मैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। भाई ये कसवर, ये बताइए
ये क्या मामला है? पाकिस्तान के जनरल के पास इतना पैसा और पाकिस्तान ठन ठन गोपाल, और उसके बाद मैं जनरल सिन्हा के पास आ रहा हूं। निशांत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खबरें आ रही हैं यहाँ पे कि 99 कंपनीज, 133 चेन्स, और यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया ने तो कम्प्लीटली इस खबर का ब्लैकआउट किया है। आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि क्यों किया होगा ऐसा। लेकिन मेरी बात हुई है, जो इस नौजवान ने इस खबर को ब्रेक किया है, वो इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। आज मेरी 1 घंटा पहले ही उनके साथ बात हुई है। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब 2000 में इन्होंने जनरल बाजवा साहब ने वो जो एक अपना असासे डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें अपनी और बीवी के जब एक असासे डिक्लेयर करने की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पे हम कोई एसेट नहीं रखते। क्या बात? दूसरा पॉइंट जो क्लेम करते हैं जनरल साहब के भाई हैं, मैं रोकूंगा आपको मेरे भाई, मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं एक जनरल के बारे में एक जनरल ही बेहतर बता सकते हैं, और मैं सीधे माफी चाहूंगा किस्वर आपको रोक रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या कहेंगे आप मन मुस्करा रहे हैं, अपनी ईमानदारी सामने दिखा रहे हैं, ये पूरा मुल्क जानता है, लेकिन इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश के जनरलों के बारे में जितना आप जाएंगे, तहकीकात करेंगे, एक एक जनरल लिप्त है इन चीजों में, और जनरल ही नहीं, मेजर से लेकर के जनरल लेवल तक। देखिए, पाकिस्तान का सबसे आप बाजवा का नाम सुन लिया, $100 बिलियन की फौजी फाउंडेशन चलती है। चाहे वो चाय की पत्तियां बनाना हो, गैस चीजें बनानी हो, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो, पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, सारे जनरल साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो जनरल हैं वो पाकिस्तान को फंड कर सकते हैं जिसकी माली हालत खराब है? मैं समझ सकता हूं। $100 बिलियन का है। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं सिन्हा साहब आपको रोकूंगा, मैं पैनल में इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर वली को। एक बार प्लीज लेके आइए, क्योंकि देश में कोरोना की पॉजिटिविटी की जो रेट है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो गई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र में, वली साहब वेलकम। महाराष्ट्र में हर 100 टेस्ट में मिल रहे हैं 19 संक्रमित मरीज। देश में 6 राज्यों में पॉजिटिव रेट जो है वो 10% से ज्यादा। देश में कोरोना के अब तक कुल 34.68 लाख केस। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे चलेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जानकारी, और इसके बाद बैक टू बैक हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। आइए जरा प्ले ऑन करें यहां पर। ये देखें, मैं आपके सामने कुछ दिखा रहा हूं, इसको देखें समझे। जो कोरोना के केसेस जो आ रहे हैं, पॉजिटिव के केसेस, ये देखें आप, 19%। महाराष्ट्र 12 करोड़ 15 लाख, 12 करोड़ 15 लाख। पुडुचेरी और उसमें 18.2%। इसके बाद चंडीगढ़ 13.1%। कर्नाटक यहां पर 11.7%। आंध्र प्रदेश 11.4%। दिल्ली 2 करोड़ केसेस और 11.1%, और दिल्ली में रिवाइव हो रहा है फिर से। और 10% जो है वो तेलंगाना में करीब 3.7 करोड़ केसेस। मैं चाहूंगा आगे बढ़े एक बार फिर से। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं डॉक्टर वली के पास जाऊंगा। यूएस में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने का पहला केस आया। अमेरिका में 25 साल का युवक कोरोना से दोबारा संक्रमित हो गया है। 4 महीने बाद युवक को दोबारा हुआ संक्रमण। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं डॉक्टर वली के पास जाऊंगा। डॉक्टर वली, हांगकांग में केस आया था, उसके बाद अमेरिका में फिर से यह केस आया है। मेरा सवाल यह है कि जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, कोरोना वापस कोरोना पेशेंट्स को फिर से संक्रमित कर रहा है। आप बहुत सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं लोग, बिल्कुल ले रहे हैं हल्के में। और ये हम दोनों कई बार बात कर चुके हैं कि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, सीरियस नहीं है। इसका एक ही इलाज है, अपने और कोरोना की हवा के बीच में, कोरोना हवा में है, अपने और कोरोना की हवा के बीच में मास्क का पर्दा डालना है, ये पर्दा डालना है। और मैंने ये पर्दा डबल कर लिया है आजकल अपना, और मैं लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ कि डबल पर्दा डालें, अंदर सर्जिकल मास्क, बाहर के N95 मास्क डालें, तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो जाएगा, कोरोना से बच सकेंगे। नहीं तो हवा में है, सड़क पे लोग घूम रहे हैं, उनका मैं CT स्कैन करा रहा हूँ। CT स्कैन जब कराता हूँ, टेस्ट नेगेटिव होता है, CT स्कैन में फाइंडिंग आ रही है ग्रेड 2। ये बहुत अजीबोगरीब फाइंडिंग आ रही है, लोगों में कोरोना नहीं है, उनके टेस्ट में कोरोना नहीं है, और उनकी बॉडी में जम गया है वो धूल से जाके, हवा से जाके, और वो CT स्कैन में दिख रहा है। बहुत सावधानी की जरूरत है। मतलब आप ये कह रहे हैं वली साहब की हवा में कोरोना आ गया है? आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं हवा में कोरोना आ गया है?
हवा में है, हवा में कण है, वायरस के कण है, कोरोना भी है, नहीं तो कहां से आ रहा है? ये लंग्स में जम रहा है फंगस की तरह से। सर मैं एक बार अपने दर्शकों को ये जो आप बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ऐड ऑन करके मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे इसमें एक रिमार्क लूंगा वेरी क्विकली, यहां पर जरा प्ले ऑन करें। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है अमेरिका में, प्ले अप करें बहुत तेज, हमारे पास समय थोड़ा कम है। यहां पर अमेरिका में शोधकर्ताओं ने जो कहा है वो आपको बता रहा हूं। पहली बार एक युवक के दोबारा कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। नंबर 1, कैलिफोर्निया के इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर का बयान, इम्यूनिटी कभी भी 100% नहीं होती है। दुनिया के 40% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने। और वो जानकारी देने से पहले मैं सीधे चलूंगा यहां पर, वो ये है हमारे पास कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं। डॉक्टर वली, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक गैस का भी जिक्र हुआ है, जिस गैस से कोरोना का संक्रमण दूर हो रहा है, उसका भी जिक्र हो रहा है, उस पर क्या टेक है आपका? नहीं, ऐसा गैस कोई नहीं जानी चाहिए शरीर में। मैं उस गैस के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मैं फेवर में हूं अपनी नाक को कवर करने के, डबल पर्दा लगाने के, मास्क को लगाने के। कोरोना किसी चीज से नहीं मर रहा है। शुरू में तो वो पीने को भी कहा गया था सैनिटाइजर, तमाम मजाक बना था उसका। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो बैरियर है, बैरियर प्रोड्यूस करना है, बैरियर हमको मास्क से प्रोड्यूस करना है। अभी स्कूल खुलने की बात हो रही है, नीट की बात हो रही है, मेट्रो चलाने की बात हो रही है, मार्केट खुल गए हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं। सबको मुंह को कवर करना है, फेस को पॉइंट नोटेड। डॉक्टर वली सीनियर डॉक्टर हैं और वो कह रहे हैं हमारे दर्शकों से निवेदन है हाथ जोड़ के, डबल मास्क लगाएं, अपना ख्याल रखें। और हां, सरहद पर मास्किंग का काम हमारे फौजी कर रहे हैं, और जिससे कि जो एक अलग टाइप का वायरस है एंटी नेशनल चाइना का, वो ना आए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।